नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इकोसिस्टम, मोदी जी ने अपने संसद के भाषण में कहा कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या है, इसकी तलाश में मेरे जैसे लोग जुट गए। समझने की कोशिश करने लगे कि कुछ होता होगा, इकोसिस्टम मोदी जी ने इस्तेमाल किया है। मुझे समझ में ये आया कि कांग्रेस के इकोसिस्टम का मतलब मोदी जी क्या समझते हैं। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो लोग ये पूरी जो एक ख़ास तरह की सोच रखते हैं, सेकुलरिज्म की सोच, दूसरी सोच, या कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है उसके जो प्रशंसक हैं उनको कांग्रेस का इकोसिस्टम कहा जा रहा है, या ऐसे लोग जिनके कारण कांग्रेस नष्ट होने से बची हुई है, जिनका कांग्रेस को एक जाने अनजाने में वैचारिक समर्थन मिल रहा है। जैसे जो लोग ह्यूमन राइट्स को मानने वाले हैं, वो लोग जाहिर बात है जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो आवाज़ उठाएंगे। जो लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, और जब उठाएंगे तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिल जाता है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का रिकॉर्ड भी एकदम 100 में से 100 नंबर वाला नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ायदा मिल जाता है। शायद मोदी जी ये कहना चाहते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आरएसएस के इकोसिस्टम की, और आरएसएस के इकोसिस्टम की बात कोई भी माई का लाल 1 या 2 वीडियो में नहीं कर सकता, 10-15 की सीरीज़ में भी नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, आज हम लेंगे एक केवल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो नीट के एग्ज़ाम कराती है, उस संस्था में फलते फूलते आरएसएस के इकोसिस्टम की। आप जानते हैं जहाँ जाओ वहाँ अखबारों में, चैनलों में जो संपादक के पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग भी जो वहाँ एडिटोरियल में काम कर रहे हैं, उनको छान छान कर या कहीं की सिफारिश पर घुसाया गया है और रखा गया है कि उनकी विचारधारा एक खास होनी चाहिए। सारे एंकर्स जो बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो एक बीजेपी का आरएसएस का इकोसिस्टम है। लेकिन NTA की बात करने की बात हुई है तो मैं आपको बताऊं कि NTA का इकोसिस्टम क्या है। उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं कि NTA जो परीक्षाएं आयोजित करता है उनके अंदर कैसे गड़बड़ियां होती हैं, और कैसे सिर्फ आरएसएस, मोदी जी से संबंध, बीजेपी से संबंध, या इस इकोसिस्टम से कनेक्ट रहने के कारण कितना भी गलत सलत काम करने के बाद भी मोटे मोटे ठेके इस इकोसिस्टम के लोगों को मिल जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि जो NTA का चेयरमैन है प्रदीप जोशी, उसकी कहानी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो व्यक्ति आरएसएस के सिफारिश चिट्ठियों के बलबूते पर लगातार इस तरह की एजेंसियों में जगह पाता रहा है। उसने व्यापम में जगह पाई, उसने छत्तीसगढ़ में जगह पाई, और तमाम सारी जगहों पर जगह पाने के बाद आखिर में यूपीएससी पहुंचा। अब यहाँ पर वो संबंध मत जोड़िएगा कि बिरला जी की बेटी IAS कैसे बन गई, लेकिन वहाँ पर भी इकोसिस्टम है। और ये साहब घूमते फिरते, जगदीश कुमार आप जानते हैं JNU के थे, आजकल UGC के चेयरमैन हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, वो भी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ये भी है कि किस तरह से CBSE की किताबों के अंदर से डार्विन को हटाने की बात हो रही है। और ये सब घूमते घूमते उस इकोसिस्टम के जोशी साहब फाइनली घुसाए NTA के अंदर। NTA क्या है, मैंने आपको बताया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी एकमात्र संस्था। मोदी जी ने एक व्यक्ति, एक देश, एक भाषा, एक धर्म टाइप की बात करते करते, वन नेशन वन ये, वन नेशन करते करते वन नेशन वन भर्ती, ये सिस्टम बना दिया। NTA का मतलब ये है कि देश भर के किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर आपको प्रवेश पाना है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो या PMT हो या PET हो, तो आपको एक ही एजेंसी से पाना पड़ेगा। उस एजेंसी का चेयरमैन बना दिया गया प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी की पूरी कहानी में अलग से एक वीडियो में आपको बता चुका हूं। एक नई जानकारी है कि प्रदीप जोशी की बेटी JNU में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कुछ बन चुकी है, और उसका कहना ये है, उसका अपना भी पक्ष है, वो भी बताना ज़रूरी है, कि मेरे जीवन में मेरे पिता का सरनेम के अलावा कोई योगदान नहीं है। मैं बेहद प्रतिभाशाली हूँ, पढ़ने लिखने में तेज हूँ, और इसी के दम पर मैं यहाँ पर भर्ती हुई हूँ। हालांकि कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ
कि जोशी साहब ने अपने पद का उपयोग करते हुए उनको जेएनयू में भर्ती किया, और जेएनयू में जब वो भर्ती हुई उस समय जोशी साहब इंटरव्यू करने वाले लोगों में से एक थे। इसको एक तरफ रखते हैं और बात करते हैं एनटीए में आजकल क्या हो रहा है। बात करेंगे गुजरात की। जब गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरातियों से मत चिढ़ा कीजिए, बहुत अच्छे लोग होते हैं और ये इत्तेफाक ही है कि हर जगह गुजरात का नाम आ जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को जानने वाले गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग हैं। एक एड्यूटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है, आरएसएस से जुड़ी हुई है, बड़े बड़े नेताओं से बड़ा हसीन रिश्ता है। नाम अगर मैं बताना चलूँ तो आपको इससे पूरे इकोसिस्टम का आइडिया लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ़ कीजिएगा, जो ये संस्था एड्यूटेस्ट, उसके संस्थापक सुरेश आर्य के साथ मंच साझा करते हुए दिखे और उन्होंने अपने भाषण में सुरेश आर्य की तारीफ़ की, मेंशन किया। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का मौका था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको आर्य महासम्मेलन के उद्घाटन में देखा गया और वहाँ पर जो इस संस्था के संस्थापक हैं उनका नाम है सुरेश चंद्र आर्य, उन्होंने स्वागत भाषण दिया। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने वाले मेरे महान राष्ट्र भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी, इस क्षेत्र के महापौर श्री आदेश जी, श्रद्धेय महाशय जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, लोकसभा सांसद स्वामी सुवैनंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, विदेशों से पधारे हुए सम्मानीय अतिथिगण तथा भारत के कोने कोने से पधारे हुए आद्य भरपुरुषों, मदीना मातृशक्ति और युवा साथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आज से प्रारंभ होने जा रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का अपने कर कमलों से वो धारण करके संपूर्ण आर्य जगत को गौरवान्वित होने का सुअवसर प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में राजनाथ सिंह शामिल हो चुके हैं, नितिन गडकरी उनके कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी, विजय गोयल, मीनाक्षी लेखी, आचार्य देवव्रत, किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल और अनार पटेल। अनार पटेल को अगर आप नहीं जानते हो तो आनंदीबेन पटेल मोदी जी के काफ़ी नज़दीकी रही हैं और गवर्नर भी रही, वो गुजरात में मुख्यमंत्री भी रही, उनकी बेटी हैं। इन सारे लोगों को इस कंपनी के जो संस्थापक हैं उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। उम्मीद की जाती है कि ये जो कंपनी है एक हिंदूवादी संगठन के भी, वो हिंदुओं के संगठन के भी वो जो सुरेश चंद्र जी हैं वो एक अच्छे खासे कर्ता धर्ता हैं। अब मैं आता हूँ कि इन कंपनियों का, इनकी जो कंपनी है इसको इतनी मलाई क्यों मिल रही है। अब आप कहेंगे आप कोई ठेका हासिल कर ले तो कह रहे मलाई मिल रही, नहीं, इसका बैकग्राउंड है, मैं आपको समझाऊंगा। 1981 में कंपनी ने अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया। फरवरी 2016 में ये साहब जो सुरेश चंद्र जी हैं ये आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बनते हैं और उसी के साथ इनका एक पॉलिटिकल सर्किल और बड़ा हो जाता है और आरएसएस के इकोसिस्टम में ये प्रमुख जगह पे आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट आदमी बन जाते हैं। 2017 में अगले ही साल बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला खुलता है। इन्हीं की कंपनी वहाँ पे ये काम कर रही थी और उसमें विनीत आर्या गिरफ्तार हो जाता है जो इसका डायरेक्टर है। कंपनी का नाम 2018 में बदल दिया जाता है क्योंकि बदनामी हो गई कंपनी की, और उसका नाम
कॉन्फीसेक से बदलकर एड्यूटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। 20 अक्टूबर को बिहार यूनिवर्सिटी, 2023 की बात कर रहा हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी की परीक्षा समिति ने इस कंपनी को अलग अलग परीक्षाओं में लापरवाही और नॉन प्रोफेशनल रवैये के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया। यानी 2023 में ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। एनटीए ने इसको कैसे किया, इस पर हम आएंगे। 2023 में ही 19 अक्टूबर को CSIR ने 8 करोड़ रुपए का इसको ठेका दे दिया और इसके साथ 5 से 20 फरवरी 2024 को इसी CSIR की भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुईं और इसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। CSIR विज्ञान पे शोध करने वाली केंद्र सरकार की एक संस्था है। 2024 फरवरी में उत्तराखंड और राजस्थान में इसी CSIR की जो परीक्षाएं हैं उससे संबंधित मामले दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां हुई। 20 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी कंपनी को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। ये कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई। इसके अलावा 2024 के 16 मई को पटना हाई कोर्ट ने इस तकनीकी आधार पर, तकनीकी आधार बहुत बड़ी चीज़ होती है, तकनीकी आधार जैसे कि सावरकर गांधी की हत्या में नामजद थे, तकनीकी आधार पर उनको बरी किया गया था, बाइज्जत निर्दोष बरी नहीं किया गया था। उसी तरह से तकनीकी आधार पर इनके जो पटना के ब्लैकलिस्टिंग के आरोप थे उनसे इनको राहत दे दी गई। अब देखिए, जिस CSIR की भर्ती परीक्षाओं में, दूसरी चीज़ों में इनकी कंपनी पे आरोप लगे, दुनिया भर में ये कंपनी प्रतिबंधित रही है। दोबारा से 7 जुलाई 2024 को जब सेकेंड फेज़ की परीक्षा हुई, तमाम विवादों के बावजूद CSIR ने फिर इस कंपनी को ठेका दे दिया। एक कंपनी जो कई जगह पे ब्लैक लिस्टेड है, एक कंपनी जिसका रिकॉर्ड बहुत टेंटेड दिखाई दे रहा है, जिसको अपना नाम बदलना पड़ा, जिसके डायरेक्टर कभी गिरफ्तार कर लिए गए तो कभी गिरफ्तारी के दर से भागे भागे घूम रहे हैं, उस संस्था को किस खूबसूरती के साथ इन परीक्षाओं में ठेका दिया गया। और ये जो CSIR वाला ठेका है, इन परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है? NTA। कौन NTA? वही एक संस्था जो नीट की परीक्षा आयोजित करती है। यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई मोदी जी ने, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, उस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर भी ये गुजरात का एक आदमी, गुजरात लॉबी बड़ी सफाई से घुस जाती है और एक के बाद एक उसको अलग अलग जगहों पर परीक्षाएं आयोजित करने और भर्ती का आयोजन करने में, टेस्ट आयोजित करने में उसको ठेके मिलते हैं। और वो संस्था बार बार फेल हो रही है, बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं, कहीं ब्लैकलिस्ट की जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद उसको ठेके पे ठेके मिलते जा रहे हैं। अंकित राज नाम के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने द वायर में ये स्टोरी की है, जिसके ज़रिए उन्होंने सारी चीज़ों का खुलासा किया है। उनका कहना यह है कि देखिए, मैं आपको वैसे अलग जानकारी के लिए बता दूं कि वही मोदी जी क्या करें, बुला लिया मंच पे तो आ गए, तो बैठ गए तो क्या करें, राजनाथ सिंह क्या करें। जब आप कहीं किसी कार्यक्रम में जाने वाले होते हैं और आप एक प्रमुख जगह पे, अहम जगह पे हैं, आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप बाकायदा जब भी कहीं पे जाते हैं तो जाने से पहले उस संस्था के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में आपके पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के ज़रिए आपके जो अधिकारी हैं वो तय करते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर जाना आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उस सलाह के आधार पर जो भी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री, जो भी VIP है, वो VIP ये तय करते हैं कि अब हम यहाँ जा सकते हैं। और कई बार वो अधिकारियों की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ भी हो भाई, हमारे इकोसिस्टम का आदमी, हम तो जाएंगे, और चले जाते हैं। तो जितने नाम मैंने आपको बताए, नितिन गडकरी से लेके, राजनाथ सिंह से लेके, बाबा रामदेव से लेके, ये सारे लोग उस कार्यक्रम में ऐसे नहीं चले जा रहे हैं मुंह उठा के कि भाई बुला लिया तो क्या करें। ये हर के बारे में हमारे पास, मेरे पास महीने में 10-5 तो इनवाइट आते हैं। कोई कहीं बुलाता है शामिल होने के लिए, कोई कहीं बुलाता है। क्या होता है, अधिकांश को हम टाल देते हैं या मना कर देते हैं, क्योंकि मन में ये लगता है
कि भाई कहीं लेबल लग जाएगा। पिछले दिनों बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया था कांग्रेस में और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से मुलाकात करवाई, राहुल गांधी जी ने उनको धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कहा साहब हम नहीं आएंगे, क्योंकि बात ये नहीं है कि राहुल गांधी से हमको कोई एलर्जी, वो तो बहुत अच्छे आदमी है भाई, हम मानते हैं कि कम से कम दूसरे नेताओं से अलग है। लेकिन मैं उनके साथ जाके अगर फ़ोटो खिंचवाऊँगा तो एक चीज़ तो ये होगी कि मेरे ऊपर उनका प्रभाव होगा, जिसके कारण मैं शायद कहीं ना कहीं लिहाज करने लगूँगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि मैं अपनी एक ब्रांडिंग कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से निकट हो गया हूँ। सबका अपना सोचने का तरीका है और एक पत्रकार को सबसे मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये मुलाकात अगर खबरों के सिलसिले में, समाचारों के सिलसिले में, दूसरी चीज़ों में होती तो मैं चला जाता। लेकिन ये मुलाकात चूँकि एक शिष्टाचार भेंट थी तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बचना चाहिए। सबका अपना है, लेकिन जो गए उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया है। बहरहाल, तो जिस भी कार्यक्रम में आप शामिल होने जा रहे हैं या जो आपको मिलने को बुला रहा है या जहां आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपके पास में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। और जब आप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हों तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट भी बाकायदा सामने रखी होती है कि ये साहब जो हैं, इनका रिकॉर्ड क्या है, ये कब ब्लैक लिस्टेड हुए, कौन सी कंपनी चलाते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद धड़ल्ले से एक के बाद एक बीजेपी के नेता वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक होता है कि अगर भाषण देने के लिए निकल रहे हैं प्रधानमंत्री तो उससे पहले उस आयोजन स्थल पर स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन कौन लोग आ रहे हैं, वहाँ पर गेस्ट में और वहाँ पर जो ऑडियंस है उसमें कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे हुए हैं जिनके कारण प्रधानमंत्री असहज अनुभव करें। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भीड़ ही ना आई हो। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इनके बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तभी वीआईपी लोग कार्यक्रम स्थल पर जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं गृह मंत्री हूँ या मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ और मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे पहले से पता होता है, अगर मुझे ये पता चल गया कि वहाँ पर लोग तो है ही नहीं साहब, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उस जगह पे भाषण देने नहीं जाऊँगा, मैं लौट जाऊँगा। तो ये एक अपने आप में समझने की चीज़ है कि जब ये लोग इस तरह से वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको बुला लिया चले गए, क्या करें साहब, उस संस्था ने, नहीं, सब कुछ आपको पहले से पता होता है कि उन लोगों के साथ में, जिनके साथ हम जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। और अब आप इस चीज़ को और समझिए कि गुजरात के सारे बड़े लोग, सारी जगहों के बड़े लोग इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। शामिल का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई नकल कराई होगी, लेकिन ये आदमी प्रिविलेज तो पा रहा है इस नाम पे। और प्रिविलेज इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रिविलेज होगा, क्योंकि अगर आप एक जगह ब्लैक लिस्ट हो गए तो दूसरी जगह ठेका कैसे मिल जाएगा आपको, तीसरी जगह कैसे मिल जाएगा। और तो और एनटीए उसी CSIR की परीक्षा में एक बार धांधली होने पे 2 राज्यों में फिर से उसी एजेंसी को कैसे ठेका दे देगी। और इस मामले में बाकायदा एक सफाई मांगी गई, भैया कि ये ठेका कैसे दे दिया CSIR वालों आपने इनको। तो उत्तर दिया गया, भाई इन्होंने लोएस्ट बिड लगाई थी इसलिए हमने इनको दे दिया। यानी सस्ते में आके कोई आपके पेपर लीक कराने वाली एजेंसी आ जाए तो आप दे दोगे। अब ये जानबूझ के कराते हैं, अपने आप हो जाता है, ये तो सवाल है, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक आदमी बार बार, एक आदमी को आप पैसे लेने भेज के सामान लेने भेजते हो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपका एक कर्मचारी है या एक आपका घरेलू नौकर है, उसको आप सामान लेने भेजते हो कि भैया जाओ दूध ले आओ, वो पैसे गिरा के आ जाता है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 15-20 बार पैसे गिरा के आए तो आप क्या मान के चलोगे? आप यही मान के चलोगे कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है कि इसको पैसे हाथ में लेकर बाजार भेजा जाए। अब उसके पीछे आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है पैसे चुरा लेता है, ये कुछ खर्च कर देता, गुटखा खा के आ जाता है, घर पे बोलता है नहीं है पैसे। या आप ये अनुमान लगा सकते हो कि निरा नालायक है, ये पैसे संभाल के ही नहीं रख सकता। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगर एक ही एजेंसी बार बार एक ही गलती कर रही है तो आप उसको कैसे ठेका दे सकते हो? और इस एजेंसी के ज़रिए अगर आप थोड़ा और फैलें, लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे पास में उतना ज़्यादा टीम पैराफर्नेलिया नहीं है,
किसी तरह से बस मेहनत करके रोज़ एक वीडियो बना देते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एनटीए में कौन कौन कितने कितने लोग किस किस कोटे के इकोसिस्टम के घुसे हुए हैं, कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, किन किन एजेंसियों को ठेके दिए जा रहे हैं। भाई एक संयोग तो आपको दिखाई देगा ना कि देश में कहीं पे भी ठेके दिए जा रहे हों, वो एक खास राज्य के ही लोग क्यों होते हैं ठेकेदार। अयोध्या में भी अधिक दामों में ठेके दिए गए, और वहाँ पर जो भी हाल हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो वहाँ पर जिन कंपनियों को ठेका दिया गया था, उन्होंने एक तो बहुत अनाप शनाप पैसे उनको मिले, और उसके बाद में वो कंपनी जो है वो गुजरात की कंपनी थी। हर जगह आप ये पढ़ते होंगे, अलग अलग जगह। अब ये जो पर्चे लीक वाले मामले में वही निकल रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, ये जांच ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं नेपोटिज्म है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका लड़का जो है वो 5 सेंटेंस ना बोल पाए कैमरे पे बैठ के, और आप उसको जो है वो सेक्रेटरी बना दो बीसीसीआई का, ये चेयरमैन बना दो, जो भी बनाया उसको सेक्रेटरी बनाया, क्योंकि चेयरमैन तो किसी खिलाड़ी को ही होना होता है शायद। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। कम से कम किसी भी व्यक्ति को जान पहचान सिफारिश की वजह से भी रखा जाए, तो आप देश के साथ समझौता नहीं कर सकते ना। आपकी अपनी कंपनी आप रख लो, लेकिन देश के लिए अगर आप मान लिया कि कहीं पॉलिटिकल किसी चेयरमैन बनाना हो किसी का, किसी प्राधिकरण वगैरह का, समझ में आता है कि आप अपनी पार्टी वाला बना दिया, समिति वमितियों में भी रख दिया। लेकिन आप अधिकारियों, ठेकेदारों और दूसरी चीज़ों पे भी ऐसे ही लोग अगर सब तरफ से आएंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है पिछले 10 सालों में कि अचानक गुजरात में कोई एक टीकाकरण अभियान चला हो, पल्स पोलियो अभियान चला हो, और वहाँ के ठेकेदारों, वहाँ की कंपनियों, वहाँ के सारे लोगों को एक एक 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई गई हो। इसके बाद से वो अचानक रातों रात बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, एफिशिएंट हो गए हों, और इतने काबिल हो गए हों कि वो उनको देश में, दुनिया में जहाँ पे भी ठेका दे दो, मस्त काम करके देंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर क्या हुआ है, ये आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। ये कहानी एक कहानी है, इसके अलावा गुजरात की कहानी है। गुजरात में किस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 25 पर्चे लीक हो रहे हैं। लेकिन इतना पक्का है कि जब इतने पेपर लीक हो रहे हों, तो परीक्षा के पेपर छापने का, परीक्षा कंडक्ट कराने का, सब कराने का ठेका किसी ऐसी कंपनी को दिया जाए, इसका रिकॉर्ड शंकाओं से घिरा हो, आशंकाओं से घिरा हो, संदेहों से घिरा हो, तो ये काम आसानी से वैसे ही नहीं होता। अगर मैं इसको आरएसएस का इकोसिस्टम कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नरम भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारें आजकल पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का आकार छोटा किया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए सरकारें अपने आप को सिकोड़ रही हैं। ये जो आप देखते हैं, तमाम सरकारें अपने खर्चे कम कर रही हैं। अग्निवीर ऐसे ही थोड़ी आ गया है, खर्चे कम करने का ही शुद्ध कार्यक्रम है। उसका कोई सुरक्षा, देश रक्षा वक्षा से लेने देना नहीं, सब बहानेबाजी है। तो उस चक्कर में क्या है कि सरकारी नौकरियों में कटिंग की जा रही है। अग्निवीर आने के बाद भी कितने सारी भर्तियां कम हो गई, और वो भर्तियां जो कम की जा रही हैं, उनके कम करने की प्रक्रिया में एक टूल ये भी हो सकता है, जैसा कि आशंका जताई जाती रही है, कि आप भर्ती मत करो, लेकिन आप नौकरी नहीं दोगे तो आप पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरियाँ देने वाले थे मोदी जी, क्या हुआ? तो जवाब देना मुश्किल होगा। तो हम क्या करें, नौकरी की वैकेंसी निकालें, चुनाव से पहले निकाल दो। वैकेंसी निकालने के बाद में लोग को कहें, देखो मैंने इतनी भर्तियां निकाली हैं, फिर लोग पर्चा दें, परीक्षा दें, रेलवे की भर्ती का परीक्षा दें। उसके बाद में पता चला कि पर्चा लीक हो गया या कुछ बेईमानी हो गई, परीक्षा रद्द हो गई, भर्तियाँ लटक गई। अब दोबारा अगली बार जब कहीं वैकेंसी निकलेगी तब फिर लीक करा देंगे या एक आध बार रख लेंगे। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लक्षण हैं। जहाँ जहाँ पूंजीवाद आया है, ये पहले हो चुका है। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में जब ऐसी एजेंसियाँ घुसती हैं, तो क्या ये एजेंसियाँ उन सरकारों के उन कामों में मदद करती हैं जिनमें वो भर्ती कम करना चाहते हैं, परीक्षा रद्द करना चाहते हैं? क्या पता, क्योंकि ये इतना बड़ा हुनर तो नहीं है परीक्षा के पेपर लीक करा देना या परीक्षा रद्द हो जाए कि जिसके कारण बार बार ठेका दिया जाए। ये कोई खूबी तो नहीं है ना। और अगर खूबी नहीं है
तो इसकी वो इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, इसको नवाजा क्यों जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।